लाइव में आप सभी का। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि कल यानी 9 अक्टूबर को आचार संहिता की घोषणा कर दी गई और अब 5 राज्यों में चुनाव का जो बिगुल है वो फूंका जा चुका है। आपको बता दें कि सत्ता का सेमीफाइनल मिजोरम में 7 नवंबर को, छत्तीसगढ़ में 7 व 17 नवंबर को, मध्य प्रदेश में 17 और राजस्थान में 23 व 23 नवंबर को होगा मतदान। जी हां, आपको बता दें कि किस प्रकार से 5 राज्यों में चुनावी जो शंखनाद है वो कर दिया गया है और इस दौरान ये बातें निकलकर सामने आ रही हैं कि किस प्रकार से छत्तीसगढ़ में 2 प्रकार से या कहें 2 चरणों पर मतदान किया जाएगा। पहला जो है वो 7 नवंबर को मतदान होगा और दूसरा जो होगा, जो मध्य छत्तीसगढ़ की अगर बात कहें जिसमें बिलासपुर संभाग, रायपुर संभाग और ये दुर्ग संभाग के कुछ हिस्से ये पूरे आते हैं। ये इस संभाग में जो है वो 17 तारीख को मतदान पड़ने वाला है, 17 नवंबर को। इस दौरान आचार संहिता या कहें धारा 144 जो है वो प्रभावशील कर दी गई है पूरे छत्तीसगढ़ में। 144 धारा के लग जाने का तात्पर्य ही ये कहता है कि अब किसी भी प्रकार से चुनावी जो प्रचार प्रसार जो किया जा रहा था वो सभी चीजों के लिए परमिशन की आवश्यकता होगी। किसी प्रकार से जो पैसों का लेन-देन है या किसी प्रकार से चुनावी नतीजों को जो प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, इन सभी चीजों पर अब शासन प्रशासन की निगरानी होगी। आचार संहिता का दूसरा मतलब ये होता है कि अब जितने भी हमारे जैसे मुख्यमंत्री थे, हमारे जो मंत्री जो थे, जो अलग-अलग पदों पर आसीन थे, अब ये सभी जो हैं वो अपने पदों से अब निष्क्रिय माने जाएंगे। अब सभी एक सांसद और या फिर एक विधायक के रूप में ही अब देखे जाएंगे। वैसे अब विधायक का पद भी अब निष्क्रिय हो चुका है। अब सभी आम जनता हैं और आम जनों के द्वारा ही अब चुनाव में भाग लेते हुए अपने क्षेत्र के विधायक और विधायक प्रतिनिधि का चुनाव करने वाले हैं। इस दौरान आपको बताएं कि 3 दिसंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। 3 दिसंबर को पता चल जाएगा कि हमारे राज्य का मुख्यमंत्री कौन होगा, क्या वापस से कांग्रेस सत्ता पर आती है या फिर भारतीय जनता पार्टी अपने आप को एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने में कामयाब कर पाती है, ये देखने वाली बात होगी। 55 दिनों बाद 5 राज्यों में नई सरकार चुनी जाएगी। 60 लाख मतदाता देश में पहली बार वोट करेंगे। देखिए 60 लाख मतदाता जो है देश में पहली बार वोट करने के लिए आने वाले हैं। संदिग्ध ऑनलाइन नकद हस्तांतरण पर भी कड़ी निगरानी रखी जाएगी। इस दौरान आपको बताएं कि 5 राज्यों के नतीजे 3 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। अधिसूचना जो है 21 अक्टूबर को मध्य प्रदेश में और 30 अक्टूबर को राजस्थान में, 3 नवंबर को तेलंगाना में और मिजोरम में 13 अक्टूबर को ये चुनावी कार्यक्रम है। नामांकन वगैरह ये सारे काम तो हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ में नामांकन अभी काम होना है। जी, छत्तीसगढ़ में 2 चरणों पे मतदान होना है। पहला चरण 13 अक्टूबर और दूसरा जो चरण है वो 21 अक्टूबर को, फिर 20 अक्टूबर, 21 अक्टूबर, 23 अक्टूबर ऐसे करते हुए ये क्या है 7 नवंबर और 17 नवंबर को ये चुनाव पड़ने वाले हैं। इस दौरान आपको बताएं कि किस प्रकार से छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में कब और कहां पर होगा मतदान। प्रथम चरण में 20 सीटों पर मतदान होगा 7 नवंबर में। पहले चरण में 20 विधानसभा क्षेत्रों में 7 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। इसमें पंडरिया, कवर्धा, खैरागढ़, डोंगरगढ़, राजनांदगांव और डोंगरगढ़ का जो खुज्जी, मोहला, मानपुर वाला क्षेत्र है, अंतागढ़, भानु प्रतापपुर, कांकेर, केशकाल, कोंडागांव, नारायणपुर, बस्तर, जगदलपुर, चित्रकूट, दंतेवाड़ा, बीजापुर और कोंटा जो क्षेत्र है वहां पर ये विधानसभा के जो चुनाव होंगे 7 नवंबर को वोट पड़ेंगे। इस दौरान दूसरे चरण में अगर बात कहें तो 70 विधानसभा क्षेत्रों में 17 नवंबर को मतदान होगा। इसमें सरायपाली का एससी और एसटी 2 अलग अलग सीटें हैं। एसी और एसी जो सरायपाली वहां पर बसना, खल्लारी, महासमुंद, बिलईगढ़ और दूसरा की अगर बात करें कसडोल, बलौदाबाजार, भाटापारा, धरसींवा, रायपुर छत्तीसगढ़, रायपुर ग्रामीण और रायपुर शहर, पश्चिम और रायपुर उत्तर और दक्षिण, मतलब रायपुर में होगा। आरंग की बात कहें, अभनपुर की बात कहें, राजिम, बिंद्रानवागढ़, सिहावा और ये जो तमाम क्षेत्र हैं ये सभी 17 नवंबर को यहां पर वोट डाले जाएंगे। इस दौरान आपको बताएं कि 16 करोड़ मतदाता, 1.77 लाख मतदाता केंद्र मतदाता केंद्र जो है, मतदान केंद्र है, ये बनाए गए हैं। इस दौरान आपको बताएं कि किस प्रकार से भरोसा बरकरार, फिर से कांग्रेस की सरकार, ये कह रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी। इनका कहना है कि राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोमवार को एक कविता के माध्यम से राज्य में फिर से कांग्रेस की सरकार बनने का दावा किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम तैयार हैं, शुरू हो चुका है युद्ध माटी के अभियान का।
नहीं तेलंगाना और मिजोरम, ये तेलंगाना और मिजोरम में अभी भी जो है वो कांटे की टक्कर देखी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की अगर बात कहें तो छत्तीसगढ़ पे उनकी खासी नजर रहेगी, क्योंकि भाजपा की नजर छत्तीसगढ़ में सत्ता में वापसी पर है और यही वजह है कि लगातार वो प्रयास कर रहे हैं। 15 साल सत्ता में रही भाजपा, 2018 के चुनाव में मिली थी उनको करारी हार, और उसके बाद से लगातार जब टिकटों के वितरण की जब बात आई थी तो उन्होंने अपने भरोसेमंद जो खिलाड़ी हैं, भरोसेमंद जो व्यक्ति हैं, उनके ऊपर उन्होंने दांव लगाना ज्यादा मुनासिब समझा, और यही वजह है कि अब तक 85 लोगों का नाम छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने घोषित कर दिया है। लेकिन अब तक कांग्रेस ने अपने पत्ते खोले नहीं हैं। और आपको बताएं कि भाजपा टिकटों की वायरल जो सूची थी वही निकली है सही। जी हां, आपको बता दें किस प्रकार से साव के साथ रेणुका, विष्णुदेव, गोमती, चंदेल को टिकट दिया गया है। 26 नए चेहरे उतारे गए हैं मैदान पर, वहीं 38 रिपीट किए गए हैं। इस दौरान आपको बताएं कि गत 17 अक्टूबर को कर चुके हैं 21 प्रत्याशी घोषित। इसके साथ ही आपको बताएं कि पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, उनके मंत्रिमंडल के 12 को टिकट दिया गया है। वर्तमान में 13 में से 11 विधायकों को किया गया है रिपीट। जी हां, सूची पर मध्य प्रदेशाध्यक्ष का बयान भी चर्चा में है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद वायरल हुई सूची को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने अधिकृत नहीं बताया था और उसकी पुष्टि नहीं की थी। अधिकृत सूची जारी होने के बाद 100% नाम सामने आने के बाद कार्यकर्ताओं में भारी निराशा है और वायरल सूची में बदलाव की उम्मीद लगाई जा रही है। कार्यकर्ताओं को निराशा हाथ लगी है, इस प्रकार की खबरें निकलकर सामने आ रही है। कहने का मतलब यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो सूची निकाली गई थी और जो वायरल हुआ था, उस पर अधिकृत स्टांप लगने से पहले ही वो सूची वायरल हो गई थी, और बाद में जब सूची की घोषणा की गई या सूची आया तो वायरल सूची ही सही सूची निकलकर सामने आ रही है। इस दौरान जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनमें खासा नाराजगी देखी जा रही है, क्योंकि उनके मुताबिक जो कार्यकर्ताओं का या कहें जो प्रत्याशियों का नाम जो भारतीय जनता पार्टी ने फाइनल किया है उस पर जो आम जनमानस है या जो उनके कार्यकर्ता हैं उनमें नाराजगी है, वो नाखुश है उस सूची से। इस दौरान आपको बताएं कि भाजपा की दूसरी सूची में 64 अधिकृत प्रत्याशियों की नाम निकलकर सामने आ रही है। अगर हम आपको बताएं कि भरतपुर सोनहत की अगर बात कहें तो रेणुका सिंह का नाम निकलकर सामने आ रहा है, मतलब घोषित कर दिया गया है। मनेन्द्रगढ़ से श्याम बिहारी जायसवाल, बैकुंठपुर से भैयालाल रजवाड़े, सामरी से उधेश्वरी पैकरा, सीतापुर से राम कुमार टोप्पो, जसपुर से राय मुनि भगत, कुनकुरी से विष्णुदेव साय, पत्थलगांव से गोमती साय, लेलुंगा से सुनीति राठिया, रायगढ़ से ओपी चौधरी, जी हां, सारंगढ़ से शिव कुमारी चौहान, रामपुर से ननकीराम कंवर, कटघोरा से प्रेमचंद पटेल, पाली तानाखार से रामदयाल उइके, कोटा से प्रबल प्रताप सिंह जुदेव, लोरमी से अरुण शाह, मुंगेली से पुन्नूलाल मोहले, तखतपुर से धर्मजीत सिंह, बिल्हा से धर्मलाल कौशिक, बिलासपुर से अमर अग्रवाल, मस्तूरी से डॉक्टर कृष्ण मूर्ति बांधी, अकलतरा से सौरभ सिंह, जांजगीर चांपा से नारायण चंदेल, सक्ती से डॉक्टर खिलावन साहू, चंद्रपुर से संयोगिता सिंह जुदेव, जयजयपुर से कृष्णकांत चंद्रा, पामगढ़ से संतोष लहरे, बसना से संपत अग्रवाल, महासमुंद से योगेश्वर राजू सिन्हा, बिलाईगढ़ से डॉक्टर दिनेश जांगड़े, बलौदाबाजार से टंकराम वर्मा, भाटापारा से शिवरतन शर्मा, धरसीवा से अनुज शर्मा, रायपुर ग्रामीण से मोतीलाल साहू, रायपुर पश्चिम से राजेश मूड़त, रायपुर उत्तर से पुरंदर मिश्रा, रायपुर दक्षिण से ब्रिजमोहन अग्रवाल। तो इस प्रकार की बातें निकलकर सामने उस पर अब अमली जामा जो है वो पहना दिया गया है कि किस प्रकार से जो वायरल सूची थी उस वायरल सूची में ही सच्चाई थी, और यही वजह है कि कार्यकर्ताओं में जो नाराजगी है वो नाराजगी निकलकर सामने आ रही है। आरंग की अगर बात कहें तो यहां पर गुरु खुशवंत साहेब, बिंद्रा नवागढ़ से गोवर्धन राम मांझी, कुरुद से अजय चंद्राकर, धमतरी से रंजना दीपेंद्र साहू, संजारी बालों से राकेश यादव और गुंडरदेही से वीरेंद्र साहू, दुर्ग ग्रामीण से ललित चंद्राकर, दुर्ग शहर से गजेंद्र यादव, भिलाईगढ़ से प्रेम प्रकाश पांडे, वैशाली नगर से रिकेश सेन, अहिवारा से डोमन लाल कोसरेवाड़ा, साजा से ईश्वर साहू, नवागढ़ से दयाल दास बघेल, कवर्धा से विजय शर्मा, डोंगरगढ़ से विनोद खांडेकर, राजनांदगांव से डॉक्टर रमन सिंह, डोंगरगांव से भरतलाल वर्मा, अंतागढ़ से विक्रम उसेंडी, भानु प्रतापपुर से गौतम उइके, केशकाल से नीलकंठ टेकाम, कोंडागांव से लता उसेंडी, नारायणपुर से केदार कश्यप, जगदलपुर से किरण सिंह देव,
चित्रकूट से विनायक गोयल, दंतेवाड़ा से चेतराम अरामी, बीजापुर से महेश गागड़ा और कोंटा से सोयम मुका। जी हां, इस प्रकार से जो वायरल सूची थी, उस वायरल सूची पे जो नाम अंकित किए गए थे, वो वही सूची क्या है, ओरिजिनल निकली है। 5 सीटों में जो अपने जो पुराने प्रत्याशी हैं वो भारतीय जनता पार्टी ने जस के तस उतारा है, जिस पर उनको सबसे ज्यादा भरोसा है। चाहे हम मुंगेली की बात कहें, जहां पर पुन्नूलाल मोहले को एक बार फिर से चुनावी मैदान पर उतारा गया है, जिसके नामों की घोषणा जो है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की नहीं गई थी और मुख्य लोगों की बातें निकलकर सामने आ रही थी। लेकिन अब पुन्नूलाल मोहले जो है वो मुंगेली से दावेदारी करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। देखने वाली बात यह होगी कि कांग्रेस अपनी सूची कब खोलती है और कहां से किसके सामने किस प्रत्याशी को उतारती है। ये बात अलग है कि छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश तीनों जगह पर कांग्रेस जो है बढ़त बनाते हुए नजर आ रही है। इनकी जमीनी जो इन्होंने काम किए हैं, जमीनी स्तर पर जो लोगों का भरोसा इन्होंने जीता है, चाहे धान के मुद्दे पर हो, चाहे किसानों के मुद्दे पर हो, चाहे प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारियों के मुद्दों की बात हो, किसी न किसी प्रकार से कांग्रेस जो है वो आम जनमानस का भरोसा जीतते हुए नजर आ रही है। इस दौरान आपको बताएं कि किस प्रकार से 11 दिन बाद से नामांकन और 17 नवंबर को वोटिंग होगा। नए राशन कार्ड, पेंशन के आवेदन अब बंद कर दिए जाएंगे। नए राशन कार्ड आप नहीं बनवा सकते, पेंशन जो है, नया पेंशन के लिए आवेदन आप नहीं कर सकते। इन कार्यों पर रोक नहीं होगी। जो कार्य अभी आचार संहिता या धारा 144 लागू होने के बाद जिन पर रोक नहीं लगाई जाएगी, वो कार्य मैं आपके सामने रखने वाला हूं। सरकारी योजनाओं के हितग्राहियों को लाभ मिलेगा, मिलता ही रहेगा। डेवलपमेंट के जो काम प्रारंभ हो रहे हैं वे जारी रहेंगे। मनरेगा जैसी योजनाएं इस दौरान जारी रहेंगी। मनरेगा, नरेगा पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तबादले पोस्टिंग अब चुनाव आयोग करेगा। तबादला या पोस्टिंग जो है वो चुनाव आयोग ही डिसाइड करेगा। ड्राइविंग लाइसेंस, जाति निवास प्रमाण पत्र के साथ ही जमीन व मकान की रजिस्ट्री हो सकेगी। रजिस्ट्री पर किसी प्रकार से लेन देन या खरीद बिक्री पर कहीं भी रोक नहीं रहेगी। धान खरीदी अपने समय पर ही होगा, भुगतान भी होगा। जी हाँ, धान खरीदी पर किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं पड़ेगा। जब जो तारीखों का ऐलान किया जाता है, जैसे 1 नवंबर से धान खरीदी हमारे यहाँ शुरू होगी, तो वो होगा और उसका पेमेंट भी बकायदा समय पर होगा। बिजली, पानी जैसी समस्याओं के लिए संबंधित दफ्तरों में शिकायत कर सकेंगे। सरकारी दफ्तरों में रूटीन के कामकाज जारी रहेंगे। हाई कोर्ट, जिला व अन्य कोर्ट में सुनवाई होती रहेगी। इस पर किसी भी प्रकार की रोक टोक नहीं होगा। इस दौरान आपको बताएं कि मनरेगा के तहत काम जारी रहेंगे। मजदूरी मिलेगी पर नहीं हो पाएंगे ये काम। चुनाव से जुड़े अधिकारी, नेता या मंत्री से उनके निजी निवास पर नहीं मिल सकेंगे कोई भी लोग। इसके साथ ही आपको बताएं कि सरकारी खर्च पर, नेता के आवास पर इस्तीफा, इफ्तार पार्टी या अन्य पार्टियों का आयोजन पर रोक लगाई गई है। सत्ता पार्टी के नेता सरकारी पैसे से सरकार के काम का प्रचार प्रसार नहीं कर सकेंगे। योजनाओं को हरी झंडी मिली है पर जमीनी स्तर पर काम शुरू नहीं हुआ हो तो वह काम शुरू नहीं होगा। विधायक या सांसद शासन द्वारा दिए गए फंड से नई राशि जारी नहीं कर सकेंगे। पेंशन के नए आवेदन, नए राशन कार्ड नहीं बनेंगे। हथियार के लिए नया आर्म्स लाइसेंस नहीं बनेगा। किसी नए काम के लिए टेंडर भी जारी नहीं होंगे। इसके साथ ही प्रत्याशियों को प्रचार वाहन की अनुमति लेनी होगी। अनुमति तो आपको लेनी होगी। इसके साथ ही आपको बताएं कि बिल्हा में सबसे ज्यादा मतदाता हैं, परंतु पहली बार वोट डालने वाले मस्तूरी में देखे जाएंगे और 80 पार जो बुजुर्ग हैं उनकी संख्या सर्वाधिक जो है वो बिलासपुर में है। इसके साथ ही आपको बताएं कि किस प्रकार से बिलासपुर में पुरुष कुल अगर मतदाता की बात कहें तो लगभग 2,50,05,34 मतदाता हैं, जिनमें से पुरुष की संख्या की अगर बात कहें तो यहां पर 12,39,000 या 3,948 ये जो हैं ये पुरुष मतदाता हैं और वैसे 12,06,558 जो है ये महिला मतदाता रहेंगे। लेकिन अगर 80 पार की प्रत्याशियों की अगर बात कहें तो 4,797 मतलब लगभग 5,000 जो है वो 80 पार उम्र दराज जो लोग होंगे वो वोट डालने वाले हैं। इसी प्रकार अगर बिल्हा की बात कहें तो यहां पर कुल जो मतदाता हैं वो 30 लाख मतदाता हैं, 30,05,982 मतदाता हैं। जहां पर पुरुषों की अगर बात कहें तो 15,04,027 मतदाता हैं। महिलाओं की बात कहें तो 15,01,943 मतदाता हैं। यहां पर कम है। इसी प्रकार अगर मुंगेली की बात कहें तो यहां पर कुल मतदाताओं की संख्या की बात कहें तो यहां पर 25,03,386 मतदाता हैं, जिनमें पुरुषों की बात कहें तो 12,09,122 और महिला की बात कहें तो 12,04,000
12,04,297 जो है वो महिला मतदाता हैं। लोरमी की अगर बात कहें तो यहाँ पर कुल मतदाता 22,07,741 हैं। वहीं पर पुरुषों की अगर बात कहें तो 11,05,735 मतदाता, महिलाओं की बात कहें तो 11,02,000 मतदाता यहां पर हैं। इसके साथ ही मरवाही की अगर बात कहें तो कुल मतदाता 19,07,307 हैं। पुरुषों की बात कहें तो 9,06,616। और यहां पर महिलाओं की देखिए, मरवाही जो क्षेत्र है वहां पर महिलाओं की संख्या ज्यादा है, महिला वोटरों की संख्या ज्यादा है। महिलाओं की संख्या की बात कहें तो 10,06,100 यहां पर महिलाएं। यहां पर कोटा की अगर बात कहें तो कुल मतदाता की संख्या 21,08,113 मतदाता हैं। पुरुषों की बात कहें तो 10,08,446। महिला की अगर बात कहें तो 10,09,664। मतलब कोटा में भी महिलाओं की संख्या ज्यादा है। तखतपुर की अगर बात कहें तो टोटल मतदाता यहां पर 24,03,418 मतदाता हैं। पुरुष की अगर बात कहें तो 12,03,373। महिला की अगर बात कहें तो 12,39 मतदाता यहां पर हैं। इसके साथ ही मस्तूरी की बात कहें तो मस्तूरी में टोटल मतदाता हैं 30,05,001। वहीं महिला पुरुषों की अगर बात कहें तो 15,04,327। महिला की अगर बात कहें तो 15,06,60 मतदाता हैं। मतलब यहां पर मरवाही और कोटा ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर महिला मतदाता ज्यादा हैं। इसके साथ ही जब इन क्षेत्रों में घोषणाएं हो चुकी है कि किसे कहां से टिकट दिया जा रहा है, कांग्रेस ने अभी पत्ते साफ नहीं किए हैं। लेकिन अगर पिछले दिनों की अगर बात कहें, फ्लैशबैक की अगर बात कहें तो यहां पर शैलेश पांडे की अगर बात कहें कांग्रेस के हैं, ये 50% जो है मतदान इनके फेवर में था। भाजपा की अगर बात कहें तो भाजपा के अमर अग्रवाल की अगर बात कहें तो 42% जो मतदान था वो भाजपा के फेवर में हुआ था, अमर अग्रवाल को मिला था। बिलासपुर की बात कर रहे हैं, बिलासपुर से जनता जोगी कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे ब्रिजेश साहू, इनको जो है वो 2.71% वोट वहां पर प्राप्त हुआ था। इसी प्रकार अगर हम बिल्हा की अगर बात कहें तो बिल्हा में धर्मलाल कौशिक जो है भारतीय जनता पार्टी को मतदान में या वोट में 43% वोट मिला था। वहीं अगर राजेंद्र शुक्ला की हम बात कहें तो उनको लगभग 30% वोट मिला था। शियाराम कौशिक जो उस समय जनता जोगी कांग्रेस में थे, उनको लगभग 15% वोट मिला था। मुंगेली की अगर बात कहें तो पुन्नूलाल मोहले भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं और लंबे समय से इस क्षेत्र में राजनीति कर रहे हैं, एक भी चुनाव इस क्षेत्र में हारे नहीं है ऐसा कहा जाता है। उन्होंने या उनको जो वोट मिला था वो लगभग 38% का वोट उनको प्राप्त हुआ था। वहीं इनके विरोध में जो खड़े हुए थे राकेश पात्रे, पिछली दफा कांग्रेस ने राकेश पात्रे को यहां से टिकट दिया था, वो उनको 32% वोट यहां पर प्राप्त हुआ था। वहीं पर चंद्रभान बारमते जो कि पूर्व विधायक रहे हैं कांग्रेस की सीट से मुंगेली से, उनको जो पिछली दफा जनता जोगी कांग्रेस में थे उनको लगभग 20% वोट प्राप्त हुआ था। इस बार चंद्रभान बारमते जो हैं वो कांग्रेसी खेमे से एक बार फिर से मैदान पर उतरे हुए हैं और कहा जाता है कि पुन्नूलाल मोहले को टक्कर देने वाला केवल एक ही व्यक्ति है, वो है चंद्रभान बारमते। तो क्या जनता जोगी कांग्रेस के वोट और कांग्रेस के वोट दोनों मिलाकर भारतीय जनता पार्टी को इस क्षेत्र में पछाड़ा जा सकता है? ये भी आगामी दिनों में देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल अब तक कांग्रेस ने इस क्षेत्र से टिकट की घोषणा नहीं की है, नामों की घोषणा नहीं की है। जो दबी आवाज जो निकलकर सामने आ रही है, रूपलाल कोसरे की बातें आ रही हैं, अगर हम बात कहें संजीत बनर्जी की बातें निकलकर सामने आ रही हैं, सरिता भारद्वाज की बातें निकलकर सामने आ रही हैं और सबसे ज्यादा नाम रूपलाल कोसरे के साथ साथ चंद्रभान बारमते का निकलकर सामने आ रहा है। बाकी आगामी दिनों में जब वोट पड़ेंगे इस दौरान आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार से जो प्रत्याशी हैं जिन्होंने जिस प्रकार की घोषणाएं की थी उन घोषणाओं पर वो कितना खरा उतर रहे हैं। इस दौरान आपको बताएं कि छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों में चुनावी शंखनाद हो चुका है। आम चुनाव से पहले बड़ा मुकाबला देखा जाएगा। अगले साल आम चुनाव से पहले इन 5 राज्यों में चुनाव को अहम माना जा रहा है। पहले के चुनावों में दिखा है कि इन राज्यों में परिणाम लोकसभा के नतीजों को बहुत प्रभावित नहीं करते, लेकिन निश्चित रूप से विपक्षी इंडिया गठबंधन और केंद्र में सत्तारूढ़ एनडीए के बीच यह पहला और बड़ा मुकाबला होने जा रहा है। नतीजे विपक्ष और भाजपा की लोकसभा की तैयारियों की भी झलक पेश करेगी। जी हां, इसके बाद जो है वो लोकसभा का चुनाव है और लोकसभा के चुनाव के पहले इस विधानसभा का चुनाव या 5 राज्यों में विधानसभा का जो चुनाव है इसके जो नतीजे हैं वो लोकसभा चुनाव को प्रभावित करेंगे।
तो अधिक आवश्यकता होने पर ही चुनाव आयोग के द्वारा अधिकारी कर्मचारियों का स्थानांतरण किया जा सकेगा, अन्यथा अब जो है इस पर भी रोक लगा दी गई है। छत्तीसगढ़ की अगर बात कहें तो नए चेहरे और मोदी के भरोसे ही भारतीय जनता पार्टी जो है वो मैदान पर है। छत्तीसगढ़ में ये बातें निकलकर सामने आ रही है। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, बहुत जल्दी समेटने वाला हूं। आपको बता दें कि पिछड़ा वर्ग के चेहरे भूपेश और हिंदुत्व पर कांग्रेस का दांव लगा रही है। कांग्रेस जो है वो अब हिंदुत्व या कहें जातिगत जनगणना की घोषणा उन्होंने कर दी है। पिछड़ा वर्ग के चेहरे भूपेश और हिंदुत्व पर अब कांग्रेस ने दांव लगाया है। सुरक्षित सीटों से सत्ता का रास्ता निकलेगा, ये बातें निकलकर सामने आ रही है। जाति समीकरण की अगर बात कहें तो राज्य में सामान्य वर्ग की उम्मीद उपस्थिति सांकेतिक है। ओबीसी मतदाता 47% है लगभग, ये 2009 के आंकड़े हैं। एससी की अगर बात कहें तो 13% वोट रहेंगे इनके। एसटी की अगर बात कहें तो लगभग 32% वोट होगा इनका। 51 सामान्य सीटों पर भी जीत हार फैसला यही वर्ग करती है। मतलब 51% जो सीटें हैं उस पर ओबीसी, एससी और एसटी जो हैं सीटें यही जो है वो निर्णायक भूमिका अदा करती हैं। इसीलिए जाति समीकरण को भी समझना अत्यावश्यक होगा। भाजपा ने बघेल सरकार के भ्रष्टाचार को सबसे बड़ा मुद्दा बनाया है। कई चर्चित मामलों में सीएम के कई करीबी गिरफ्तार हुए हैं, जबकि कई से पूछताछ हो रही है। दूसरी ओर बघेल सरकार अपनी उपलब्धियां गिनाने में जुटी हुई है। हालांकि पार्टी के लिए गुटबाजी बड़ी समस्या है। सीएम भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच पूरे कार्यकाल रस्साकशी देखी गई है। इसके साथ ही अगर बात करें भूपेश बघेल के भरोसे कांग्रेस अगर भारतीय जनता पार्टी मोदी के भरोसे उतरी है मैदान पर, तो कांग्रेस जो है वो भूपेश बघेल के भरोसे पर मैदान में उतरती देखी जा रही है। कांग्रेस फिर से सीएम भूपेश बघेल के भरोसे है। बघेल पार्टी का ओबीसी चेहरा है, जिनकी आबादी राज्य में लगभग 47% है। पार्टी की योजना सुरक्षित सीटों पर दबदबा कायम रखने के साथ बघेल के जरिए ओबीसी में भी पैठ कायम रखने की कोशिश की जा रही है। जी हाँ, तो ये इस प्रकार की आचार संहिता और आचार संहिता की घोषणा के बाद किस प्रकार की यथास्थिति है और क्या क्या चीजें 144 धारा लागू होने के बाद होंगी। अब आपको जबरिया यहां से वहां घूमने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब लगातार जो बैरिकेटिंग्स हैं वो लगा दिए गए हैं। पुलिसिया जो खेमा है वो लगातार हर जगह पर अब चाक चौबंद के साथ वो आपकी गाड़ियों को अब चेक करने वाले हैं। क्योंकि किसी भी प्रकार से चुनावी नतीजों को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, चाहे पैसा है, मिठाई है, नाना प्रकार की जो सामग्रियां हैं, उनके आदान प्रदान और सड़क मार्ग से हो या किसी भी मार्ग से हो लाने की कोशिश जो अब राजनीतिक पार्टियों के द्वारा की जाएंगी, उन पर प्रतिबंध लगाया जा सके या उन पर अंकुश लगाया जा सके, जिसके मद्देनजर जो जनता है वो खासा परेशान होती है। तो अब कम से कम ये जो चुनाव जब तक पड़ने हैं तब तक आप थोड़ा सा यथास्थिति को बनाए रखने की कोशिश करें, या कहें जो फिजूल में जो हम यहाँ वहां आते जाते रहते हैं और फिजूल में जो घूमने फिरने की जो योजनाएं हमारे द्वारा बनाई जाती है, तो उन योजनाओं पर अब थोड़ा सा अंकुश लगाने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर आप नहीं लगाते हैं तो आपको जबरन अब जो चेक पोस्ट है वहां पर अब आपको परेशान किया जा सकता है या आप परेशान हो सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कोशिश करेंगे कि आपको चुनाव संबंधी तात्कालिक जानकारी जो है वो सबसे पहले मुहैया करा सकें। फिलहाल नमस्कार।